नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम 2023 का आज ये सेकंड लेक्चर है और हम यहाँ पे इस सीरीज में दोस्तों टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपके ला रहे हैं। टॉपिक जो कल था आज भी वही टॉपिक है, फूड प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, जो आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट दी गई है। तो उसका आज ये सेकेंड पार्ट है इस सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको दोस्तों फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। और साथ साथ आपको बता दें दोस्तों, वन दरोगा के मॉडल पेपर 12 मॉडल पेपर प्लस 5 उसमें प्रीवियस ईयर पेपर डाले गए हैं, जो कि 2021 में जब वन दरोगा का एग्जाम हुआ था तो उस समय के 5 पेपर वहां पे इस मॉडल पेपर में डाले गए हैं, यानी टोटल 17 पेपर, जिसमें 1700 क्वेश्चनों का संग्रह है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है, वैसे तत्व जिनका पौधे थोड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे राइट साइड दे सकते हैं क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें प्लांट की उपयोग के आधार पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी वृहद पोषक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक होते हैं लघु पोषक यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो लघु पोषक होते हैं उन्हें पौधे थोड़ी मात्रा में यानी कम मात्रा में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। अब कौन कौन से हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जिन्हें प्लांट्स कम मात्रा में प्रयोग करते हैं? तो जैसे आयरन हो गया, उसके बाद बोरॉन हो गया, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, ये सभी क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन है जिन्हें प्लांट अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और सबसे ज्यादा जो उपयोग करते हैं प्लांट्स वो है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और बोरॉन, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, क्लोरीन, ठीक है, कैल्शियम तो खैर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, क्लोरीन क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और आयरन ये क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन सजीव है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, खाद, जैव उर्वरक, कंपोस्ट या सभी। तो यहाँ पे जो जैव उर्वरक है इसको इंग्लिश में बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन बायो फर्टिलाइजर यहाँ पे उचित हो, क्योंकि कहीं यहाँ पे क्या है ये ट्रांसलेट द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनिक लिखा गया है, इसको बायो फर्टिलाइजर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ये एक सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि आपके जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो इन्हें अगर हम किसी लैंड में या किसी भूमि में डालते हैं तो ये उर्वरक का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये क्या, इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, तो ये क्या होते हैं सजीव आप इन्हें कह सकते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, BGN, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, BGA। तो ये भी क्या है बायो फर्टिलाइजर है। उसके बाद आपके जितने भी जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, एजोबैक्टर हो गया, ये बैक्टीरिया जो कि जितने भी ये माइक्रो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, और ये किस में आते हैं बायो फर्टिलाइजर में आते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पौधे की परजीवियों और रोगों से निरोध बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। समय समय पर हार्मोन देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कीटनाशक और फफूंदनाशी का प्रयोग, फसल चक्रण का उपयोग, या प्रतिरोधी नस्ल से वर्ण संकरण, क्रॉसिंग विद रेजिस्टेंट ब्रीड। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यानी अगर हमें पौधों को परजीवियों से बचाना है यानी रोग प्रतिरोधी बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो माना हमें कोई प्लांट है, ठीक है, उसे हमें रोग प्रतिरोध बनाना है तो हमें उसको ऐसे प्लांट से उसकी क्रॉस ब्रीड करनी पड़ेगी जो जिस पर वो रोग ना हो सके, जो उस रोग के लिए क्या है प्रतिरोधी का काम करे। तो फिर क्रॉस ब्रीड से हमें इस प्रकार के प्लांट उत्पन्न होंगे जिसमें वो रोग न हो सकेंगे। तो प्रतिरोधी नस्ल से अगर हम ब्रीड कराएंगे, ठीक है, ब्रीडिंग कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पौधों को परजीवियों और रोगों से बचाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जैविक उर्वरक के रूप में निम्न विकल्पों में से किस विकल्प का उपयोग होता है? तो जैविक उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो चौथे को हो जाएगा सी ऑप्शन। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, ब्लू ग्रीन शैवाल,
और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो जैविक उर्वरक के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से खरीफ फसल नहीं है। रबी की फसल और खरीफ फसल जितनी भी है दोस्तों आपको नोट करनी है, आपको याद करनी है, क्योंकि यहाँ से 100% एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इनमें खरीफ की फसल नहीं है, वो है सरसों। सरसों क्या है? रबी की फसल है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ मैं आपको रबी और खरीफ की फसलों के उदाहरण यहाँ पे बता देता हूं। तो रबी की फसलों में आ जाएगा आपका, जैसे सरसों हो गया, ठीक है, सरसों यहाँ पे हो गया। उसके बाद चना हो गया, गेहूं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मटर हो गया, मटर भी रबी की फसल है, मसूर भी रबी की फसल में आती है, और जो भी गेहूं के साथ गेहूं के समय ही बोया जाता है। खरीफ की फसलों के उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो मूंगफली, बाजरा, अरहर, धान, ये सभी किस में आते हैं? खरीफ की फसलों में आते हैं। तो यहाँ पे आप धान नोट कर सकते हैं, मूंगफली, बाजरा, अरहर, ये सभी यहाँ पे लिखे गए हैं, तो इनको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। साथ साथ कुछ अन्य एग्जाम्पल जैसे कि जूट हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, ये कौन सी फसलें हैं? ये खरीफ फसलों के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। एक जो क्वेश्चन पेपर दोस्तों वंदरों का प्रीवियस ईयर एक पेपर में 16 आपको करा चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखें। उसमें एक क्वेश्चन बना था, उसमें इससे विपरीत क्वेश्चन बना था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला जीव कौन सा है, तो वहां पे ऑप्शन था नोस्टोक, तो नोस्टोक उसका सही था। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो नोस्टोक तो है, एनाबीना भी है, एजोबैक्टर भी है, माइकोराइजा हो जाएगा सही आंसर, माइकोराइजा, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध दर्शाता है किसके मध्य? जो उच्च प्लांट्स होते हैं। माइकोराइजा एक कवक है दोस्तों, और ये कवक क्या करता है? सहजीवी संबंध दर्शाता है उच्च प्लांट्स के मध्य। ये उच्च प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है, जो उच्च प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? देखो कवक क्या होते हैं, ये खुद भोजन नहीं बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो ये माइकोराइजा कवक है, ठीक है, ये क्या करता है? भूमि से विभिन्न एलिमेंट्स, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देता है, और प्लांट से ये क्या लेता है? उसके बदले भोजन लेता है। तो कुल मिला के एक सहजीवी संबंध होता है इस माइकोराइजा और जो उच्च प्लांट्स है उनके मध्य, ठीक है। तो माइक्रोराइजा हो जाएगा इसका सही आंसर। माइक्रोराइजा होता क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं। तो दूध के उत्पादन में जो क्रांतिकारी वृद्धि हुई थी उसे कहते हैं श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1970 में हुई थी। और श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसकी जड़ों में राइजोबियम गांठें विकसित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइजोबियम क्या है? एक जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है, और ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है राइजोबियम का। तो ये जो राइजोबियम की गांठें विकसित होती है किसकी जड़ों में होती है? तो दलहन, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दलहन फसलें कौन सी कहलाती है? जैसे चना, मटर, सेम, सोयाबीन, ये सभी दलहन फसलों के अंतर्गत आते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जो धान के खेत होते हैं उनमें उनके साथ साथ आपने देखा होगा उसमें दालें उगाई जाती हैं, जो भी सोयाबीन होते हैं उसको वहां पे उगाया जाता है, ताकि जो धान की खेती होती है वहां पर धान के पौधों को नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध हो सके। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन कर रहे हैं? यहाँ पे दलहन की फसलें कर रही है। क्योंकि दलहन की फसलों में राइजोबियम गांठें विकसित होती है। राइजोबियम नामक जो सूक्ष्म एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म ये जीव है जो ये पाया जाता है दलहन की फसलों में, विशेषकर सोयाबीन की फसलों में, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे हिसार में। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1985 में हिसार में हुई थी, और ये हिसार में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, फुट और माउथ डिजीज किसके कारण उत्पन्न होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि फुट और माउथ डिजीज किस में होता है? तो ये होता है पशु में, विशेष तौर पर ये होता है दुधारू पशु में।
और एक किसके कारण होता है, ये होता है विषाणु के कारण। ठीक है, तो विषाणु जनित रोग है फुट और माउथ डिजीज, किसमें होता है, दुधारू पशुओं में। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, चना, मटर, सेम या धान। देखो चना, मटर, सेम ये सभी क्या है, दलहन फसलें हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि दलहन की जो फसलें होती हैं उसमें उसकी जड़ों में क्या पाया जाता है, सूक्ष्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। और धान हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है वो है यहाँ पे धान। क्वेश्चन नंबर 12, रानीखेत बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है। तो जो रानीखेत बीमारी है ये होती है विषाणु जनित बीमारी है रानीखेत, और ये विषाणु के कारण होती है। अब ये रानीखेत जो रोग ये किस में होता है, तो ये होता है जो पक्षी होते हैं, विशेष तौर पर जो कुक्कुट पालन यानी मुर्गियों में या मुर्गों में ये रोग पाया जाता है, यानी कुक्कुट में ये रोग विशेष तौर पर पाया जाता है, पक्षियों में ये रोग पाया जाता है, और ये विषाणु जनित रोग है। और रानीखेत रोग ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था, सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत में ये रोग देखा गया था, तो इसलिए इस रोग का नाम क्या है, रानीखेत रोग ही रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, साहिवाल नस्ल भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो 13 का हो जाएगा सही आंसर पंजाब और हरियाणा में। साहिवाल क्या है, एक भारतीय गाय है, गाय की एक नस्ल है जो कि भारत के पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। अगर हम बात करें गिर गाय के बाद, ये भारत की सबसे ज्यादा दुधारू गाय है। गिर गाय और साहिवाल नस्ल की जो गाय है ये भारत की सबसे ज्यादा दुधारू गाय के अंतर्गत आती हैं। अगर बात करें भारत की सबसे भारी नस्ल की गाय, तो भारी नस्ल की गाय में आती है कॉकरेज। कॉकरेज एक गाय की नस्ल है जो कि सबसे भारी नस्ल है। और विश्व स्तर पर बात अगर करें, विश्व की सबसे ज्यादा दुधारू दूध देने वाली गाय वो है होलिस्टीन। ठीक है, भारत की सबसे ज्यादा दुधारू गाय कौन सी है, गिर गाय और साहिवाल। सबसे भारी नस्ल कौन है, वो है कॉकरेज। और विश्व की सबसे ज्यादा दुधारू गाय कौन सी है, वो है होलिस्टीन। क्वेश्चन नंबर 14, करण स्विस किन दो नस्लों के संयोग से बनी हुई है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, साहिवाल और ब्राउन स्विस। साहिवाल और ब्राउन स्विस की क्रॉस ब्रीडिंग यानी संकरण कराया गया, और कौन सी नस्ल यहाँ पे बनी, तो वो बनी करण स्विस। करण स्विस ये गाय की नस्ल है। ठीक है, गाय की नस्ल। तो साहिवाल और ब्राउन स्विस का संकरण क्रॉस ब्रीड कराने पर करण स्विस गाय यहाँ पे प्राप्त हुई। एक दूसरी यहाँ पे नस्ल है गाय की जो कि संकरण यानी क्रॉस ब्रीडिंग से प्राप्त हुई, उसका नाम है करण फ्रीज। और करण फ्रीज ये किसकी क्रॉस ब्रीडिंग है, तो ये है होलिस्टीन फ्रीजन और ये थारपारकर। ठीक है, होलिस्टीन फ्रीजन और थारपारकर, इनका अगर संकरण कराया गया तो करण फ्रीज यहाँ पे प्राप्त होती है। और साहिवाल और ब्राउन स्विस के संकरण से कौन सी गाय बनी, वो बनी करण स्विस। तो करण स्विस और करण फ्रीज ये दोनों महत्वपूर्ण यहाँ से दोस्तों प्रश्न बन सकता है। ये दोनों गाय किस प्रकार की गाय हैं, ये क्रॉस ब्रीड गाय हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरा उद्देश्य ये यहाँ पे कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ उससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूं, ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न बने आपको उसमें करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए मॉडल पेपर में भी रखे गए हैं जिनके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 2021 में जो वन रो का एग्जाम होता है उसके पेपर भी उसमें रखे गए हैं, यानी टोटल 17 पेपर। तो अगर आपको 17 मॉडल पेपर चाहिए उत्तराखंड वन रो का एग्जाम के लिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 100 क्वेश्चनों का उसमें संग्रह है प्रत्येक पेपर में, यानी 1700 क्वेश्चनों का संग्रह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 2 या अधिक फसलों के एक साथ उगाने की क्रिया को कहा जाता है। तो 15 का हो जाएगा सही आंसर मिश्रित फसल उत्पादन यानी मिक्स्ड क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एक ही लैंड में एक ही खेत में क्या है 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे आपने देखोगा गांव में गेहूं के खेत में धान के खेत में, ठीक है, क्योंकि खरीफ फसल में आते हैं, तो धान के खेत में मक्का को भी उगाया जाता है।
तो ये एक मिश्रित फसल उत्पादन का उत्तम उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, धान प्लस मक्का। और धान के खेत में तो विशेष तौर पर दलहन की फसलों को जो दलहनी फसलें होती हैं उनको अधिक से अधिक उगाया जाता है, क्योंकि फिर धान के खेत में क्या है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो उचित मात्रा में हो सके। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, जाफराबादी और मेहसाना भैंस किस राज्य की प्रजातियां हैं? तो जाफराबादी और मेहसाना भैंस ये हैं गुजरात की प्रजातियां। 16 का हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर। अब यहाँ पे अगर भैंस की बात की जाए तो आपको मैंने बता दिया, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो कहाँ है? हिसार में, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो दुधारू नस्ल, मैं यहाँ पे भैंस की बात कर रहा हूँ, तो दुधारू नस्ल की जो भैंस है भारत की वो है मुर्रा नस्ल, मुर्रा, ठीक है। और सर्वाधिक फैट किसके दूध में पाया जाता है? तो वो है भदावरी, ठीक है। भदावरी सबसे छोटी नस्ल है और इस भदावरी भैंस की जो ये नस्ल है इसमें इसके दूध में सर्वाधिक फैट पाया जाता है। तो सर्वाधिक फैट किसमें पाया जाता है? वो है भदावरी, भदावरी, ठीक है। और सबसे भारी नस्ल, भारत की सबसे भारी नस्ल की जो भैंस है वो है जाफराबादी, जाफराबादी, जिसका ये क्वेश्चन पूछा गया है। जाफराबादी और मेहसाना भैंस किस राज्य की प्रजाति है? तो ये गुजरात में पाई जाती है, जो कि भारत की सबसे भारी नस्ल की भैंस है जाफराबादी। तो 16 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को कहा जाता है पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उचित गुणवत्ता वाले प्लांट प्राप्त करने के लिए यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग की जाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 2,4-D है। 2,4-D की पहले फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। और ये क्या है? ये एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। डी ऑप्शन। इसको जो भी धान के खेत होते हैं या जो भी फसल होती है तो उसमें खरपतवार पैदा ना हो सके, और विशेष तौर पर ये किस प्रकार के खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है 2,4-D। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 से, एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो अब देखो, ये क्वेश्चन पिछली बार मैंने परसों जो आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया था पिछले साल का, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। यानी जो मैं यूनिट आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ तो इस यूनिट से ये प्रश्न पूछा गया था। अब वहाँ पे तो लगभग 18 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो हर शिफ्ट में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे गए होंगे। तो ये क्वेश्चन पिछली बार, और इसमें एक जो ऑप्शन है यहाँ पे फसल चक्र यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वहां पर हिंदी में इसका मतलब कुछ और था, हिंदी में इसको लिखा गया है सस्यावर्तन, ठीक है। तो आपको इसमें मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सस्यावर्तन, ये भी एक ही बात हुई, सस्यावर्तन, और अंग्रेजी में इसको कहा गया है वहां पे क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन या क्रॉप साइकिलिंग, ठीक है, क्रॉप रोटेशन। तो एक ही खेत में, जैसे कोई खेत है, ये कोई यहाँ पे खेत है, में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने की विधि। अब यहाँ पे पूर्व नियोजित अनुक्रम यानी जैसे पहले रबी की फसल उगा दी, फिर खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल, फिर खरीफ की फसल, या अलग अलग फसलें। कभी वहां पे रबी की जैसे गेहूं बो दिए, गांव में आप देखते होंगे कि जैसे एक साल यहाँ पे क्या बो दिए, गेहूं बो दिए, फिर अगले साल इसी खेत में क्या बो दिए, जौ की फसल, जो जई होती है वो उसकी वहां पे बुआई कर दी। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्रॉप रोटेशन, यानी पूर्व नियोजित अनुक्रम में लगातार फसलों को क्या करना है, वहां पे विभिन्न फसलों की बुआई करना। तो इसे कहा जाता है फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन या सस्यावर्तन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, और ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लूक्लोरेलिन, ये क्या है? तो ये भी एक प्रकार का खरपतवार नाशक है। क्वेश्चन नंबर 21, पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्नलिखित में से एक है। रोगाणु प्रतिरोधी प्रजातियां, बिल्कुल। समुन्नत किस्में यानी इम्प्रूव करना फसलों में, ठीक है, इम्प्रूव वैरायटीज,
पूर्व परिपक्वता वाली प्रजाति यानी अर्ली मेच्योरिंग स्पीसीज, जो जल्दी से जैसे सब्जियां होती हैं तो उसमें क्या किया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग क्यों की जाती है, ताकि जल्द से जल्दी ताजी ताजी सब्जियां उगा सके। यानी ये हो जाएगा इनमें से सभी। पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 22, काजल किस प्राणी की प्रजाति है? तो काजल प्रजाति है यहाँ पे मुर्गी की, और मुर्गी कुछ अन्य प्रजातियां असील प्रजाति, ठीक है, ये सबसे लड़ाकू प्रजाति है कुक्कुट पालन में मुर्गियों की, ठीक है। और उसके बाद कड़कनाथ, जिसका जो कि इसको काली मौसी के नाम से भी जाना जाता है, कड़कनाथ। कड़कनाथ इसके मांस की बहुत ज्यादा क्या है डिमांड होती है, कड़कनाथ, इसको काली मौसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रजातियां हैं कुछ कुक्कुट फार्मिंग की, ये मैंने आपको यहाँ पे प्रजातियां बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बॉयलर किस प्रकार की नस्ल है? तो ये भी एक मुर्गियों की प्रजाति है और ये है खूब मांस देने वाली। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न संभावनाओं में कौन संभावना जंतु द्वारा खाद्य संसाधन बढ़ाने में मदद करता है? तो जंतु द्वारा खाद्य संसाधन में बढ़ाने में मदद करता है, डेयरी फार्म भी करता है, मुर्गी या मत्स्य पालन भी करता है, मधुमक्खी पालन भी करता है, इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। 24 का हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। 25 है, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन में लगातार आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं पता होता क्या है तो इसको आप यहाँ पे जरूर समझे। यहाँ पे ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। और प्लांट्स के लिए मैंने आपको बता दिए हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन भी आता है, फास्फोरस भी आता है और पोटेशियम भी आता है। तो नाइट्रोजन अति आवश्यक है प्लांट्स के लिए। अब ये हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन यहाँ से आती है पृथ्वी में, अभी नाइट्रोजन के फॉर्म में, लेकिन प्लांट्स इसको नाइट्रोजन के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। यानी हमारे जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है इसको प्लांट्स नहीं ले सकते हैं। तो प्लांट्स जब यहाँ पे भूमि में आती है तो यहाँ पे क्या रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, बी यानी बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, इसको फिक्सेशन करते हैं इसका, और इसको किस फॉर्म में बदल देते हैं, अमोनिया की फॉर्म में बदल देते हैं। अमोनिया से ये फिर किस में, नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदल जाता है, NO3 माइनस, और इस फॉर्म में फिर क्या करते हैं, इसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो नाइट्रोजन के फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि किसके फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में इसको प्राप्त करते हैं, ये वाली फॉर्म। तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब कई बार क्या है, नाइट्रेट वहां पे नहीं लिखा रहता है, बिल्कुल वहां पे सीधे क्या देगा, वो फॉर्मूला दे देगा। तो इसलिए इसको फॉर्मूला भी आपको नोट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न विकल्पों में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ और रबी की फसल के इतने एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो इसमें देखो गेहूं क्या है, रबी की फसल है, यानी 26 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 27 है, निम्न विकल्पों में किस खाद्य पदार्थ का उत्पादन मूलतः फैट यानी वसा के लिए किया जाता है? अब देखो दाल में क्या मिलती है, दाल में मिलती है प्रोटीन, चना में भी प्रोटीन मिलती है, मूंग भी उसी के अंतर्गत आ गई, यानी मूंगफली हो जाएगा सही आंसर। मूंगफली, जितने भी तेलीय फसलें हैं वो उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, फैट यानी वसा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 28, इथिलीन डाइब्रोमाइड है उर्वरक, खाद, तृणनाशक और धूमक। ये कल भी आया था, ये एथिलीन डाइब्रोमाइड, और वहां पर मैंने आपको बताया ये क्या है, धूमक है, जिसको हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जो खाद्य भंडार होते हैं वहां पे जो खाद्यान्न होते हैं, खाद्य भंडार होते हैं, ताकि उसमें जो पीस्ट होते हैं, जो कीट होते हैं वो न लग सकें, तो इसलिए इथिलीन डाइब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और कल की वीडियो मैंने डिटेल्स में इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। तो कल की वीडियो जिसने नहीं देखी वो जरूर देखें, और इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि सर पहले टॉपिक आपको बता देना चाहिए, तो जो नेक्स्ट लगातार आपके उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, तो सिलेबस के क्रम में ही हम वीडियो लेकर चलेंगे। तो लगातार जैसे ये फर्स्ट यूनिट थी तो आपको आप सेकेंड यूनिट पे जोर देना है, सेकेंड यूनिट आपको पढ़ना शुरू करना है, और फिर हम उस पर भी वीडियो लाएंगे। फिर इसी प्रकार से आपके सिलेबस आपको दे रखा है, सिलेबस का लिंक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है?
अब देखो यहाँ पे नाम तो सबके फिश हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो मछलियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो 29 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर स्टार फिश। जो स्टार फिश होती है ये एक्चुअली क्या नहीं होती है, पिसीज में नहीं आती है, ये फिश नहीं होती है, और साथ ही ये कोर्डेटा भी नहीं होती, ये होती है, ये किस फाइलम में आती है, आती है इकाइनोडर्मेटा में। किस फाइलम में आती है स्टार फिश? इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, किस फाइलम में आती है स्टार फिश? तो इकाइनोडर्मेटा में। सॉ फिश ये फिश में आती है, पाइप फिश, गिटार फिश, और कुछ अन्य फिश के मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं जो कि फिश नहीं है, जो पिसीज वर्ग में नहीं आती हैं, जैसे कि जेली फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, कैटल फिश हो गया, ये फिश नहीं है। जैसे स्टार फिश एक फिश नहीं है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न विकल्पों में कौन विकल्प सामान्य उपयोग में आने वाली गाय की नस्ल है? ओगोल, कॉकरेज, थारपाकर। तो यहाँ पे ये लगभग सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न विषयों में कौन विकल्प विदेशी मूल के मुर्गा के लिए है? तो विदेशी मूल का इसमें कोई भी मुर्गा नहीं है। बसरा, ब्रह्मा, असील, ये सब क्या है? स्वदेशी नस्लें हैं, देसी नस्लें। तो इनमें से कोई नहीं। 32 है यहाँ पे, दो अनाजों के बीच एक दलहन की फसल से मिट्टी का कौन सा तत्व विकसित होता है? तो मिट्टी में कौन सा तत्व विकसित होगा दलहन की फसलों से? तो नाइट्रेट। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, एक संश्लेषित उर्वरक है। तो यहाँ पे सिंथेटिक फर्टिलाइजर की बात करें, बाकी तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये कंपोस्ट हो गया, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट। तो यहाँ पे जो नाइट्रेट्स है ये है सिंथेटिक फर्टिलाइजर, जो यूरिया होता है, संश्लेषित इसको किया जाता है, बनाया इसको जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, जून से अक्टूबर तक लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो जून से अक्टूबर तक जो फसल लगी जाती है उसे कहते हैं खरीफ फसल। और खरीफ फसल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, कपास, अरहर, मक्का, गन्ना, धान तो खैर आती है, उसके बाद जूट, बाजरा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? खरीफ फसल के। और यहाँ पे रबी है। ठीक है, रबी की फसल अगर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे जो हो गया, इसमें गेहूं भी आपको नोट करना है, चना, सरसों, मटर, ये सब रबी की फसल के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फ्लूक्लोरेलिन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये एक खरपतवार नाशक है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, आनुवंशिकी रूप से भिन्न दो प्रजातियों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकी रूप से भिन्न दो प्रजातियों के मिश्रण को इस प्रकार से क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है, तो उसे कहते हैं वर्ण संकरण। संकर प्रजातियां भी उन्हें कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन द्वारा जो उत्पन्न हुई है, हाइब्रिडाइज या संकर प्रजातियां या वर्ण संकरण। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से रबी फसल नहीं है। इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो वो है यहाँ पे जूट, क्योंकि जूट किस प्रकार की फसल है? ये है खरीफ की फसल। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली है यहाँ पे केवल कैटफिश। बाकी यहाँ पे सिल्वर फिश, ये मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, सिल्वर फिश नहीं है। क्रेफिश और जेलीफिश ये फिश यानी पेशीज वर्ग में नहीं आते हैं। कैटफिश ये एक वास्तविक मछली का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39, अलग अलग क्यारियां या पट्टियों में दो अलग अलग फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? ये मैंने आपको ऐसे कल बता दिया था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे ये एक खेत है और यहाँ पे हमने अलग अलग क्यारियां, एक क्यारी ये है, एक क्यारी ये है, एक क्यारी है, तो निश्चित क्रम में फसलों को उगाया जा रहा है, तो उसे कहा जाता है अंतर फसलीकरण, इंटर क्रॉपिंग। सी ऑप्शन हो जाएगा 39 का सही आंसर। अलग अलग फसलों को निश्चित क्रम में यहाँ पे क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 आज का अंतिम क्वेश्चन है, माइकोराइजा नामक फफूंद पादप जड़ के लिए किस तत्व को उपलब्ध कराता है?
माइक्रोराइजा एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और एक किस तत्व की उपलब्धता बढ़ाता है, तो नाइट्रोजन की। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये दोस्तों कंप्लीट यहाँ पे कुल मिला के जो फर्स्ट यूनिट थी आपकी, उससे संबंधित हमने लगभग 80 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। अब यहाँ पे ये वीडियोज लाने का उद्देश्य ये है कि आपको इस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं और इस प्रकार से आपको पढ़ना है ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 80 क्वेश्चन हमने इसके बारे में डिस्कस किए और आपको जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जितने ज़्यादा आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और साथ साथ अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए 15 रोज के लिए, 12 मॉडल पेपर प्लस 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2021 में एग्जाम हुआ था, उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको वीडियो कैसे ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।